How are you? Okay, very fine. I am also very fine. Okay, children. जस्ट आज हम जो चैप्टर लेकर चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो आपका पिछला ही चैप्टर है ज्योग्राफी का, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी का एक रिव्यू ले रहे हैं। ओके, यह चैप्टर तो फिनिश हो गया था, लेकिन मैंने एक रिव्यू पॉइंट लेकर के आया कि आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल हो जाए, पूरे टॉपिक्स एक साथ, पूरे टॉपिक्स वन शॉट में ले लें। ऑल ऑफ यू फर्स्ट ज्वाइन दिस वीडियो एंड जो भी आपको प्रॉब्लम इसमें होगी, आप क्वेश्चंस को पुटअप करके आप ग्रुप में डाल देंगे, तो मैं उसको सॉल्व करके फिर आपको भेज दूंगा। ओके ओके, थैंक चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन, जस्ट लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का जो लाइफलाइन होता है इकोनॉमी के ग्रोथ कराने के लिए, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, ये सब को ग्रोथ कराने के लिए और सेल्फ परचेजिंग, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कराने के लिए हमको जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसमें हम नेशनल लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि लाइफलाइन क्या होता है। तो जो गति प्रदान करते हैं व्यापार को, वो लाइफलाइन कौन कौन से हैं, तो वो लाइफलाइन आपको आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि ये जो है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म, ये चार मुख्यतः ये लाइफलाइन है जो कि किसी भी कॉमर्स व्यापार को ग्रोथ कराते हैं, जिसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो यूएसए को देख सकते हो, जापान को देख सकते हो, चाइना को देख सकते हो, और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको तुम देख सकते हो कि उनकी जो लाइफलाइन है, जो इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, वह रीजन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत अच्छा फिट होना। ओके, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है किसी बिजनेस, व्यापार या कॉमर्स को ग्रोथ कराने के लिए। तो इसके अंतर्गत हम एक रिव्यू शॉट लेंगे इस टॉपिक पर, एक होल टॉपिक पर एक रिव्यू शॉट लेंगे हम, जिसके बारे में हम एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ एक रिव्यू शॉट हमने लिया है कि एक साथ इसको एक कलेक्टिव मोड में आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा हूँ और किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं ट्रांसपोर्ट को लिया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आते हैं। तो आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 तरह के ट्रांसपोर्ट आज मॉडर्न फेज में है। मैंने एशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राचीन काल है बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ कि मॉडर्न एज में हमारे पास किस तरह के ट्रांसपोर्ट हैं जो किसी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये 3 तरह के साधन हैं हमारे पास, जिससे सर्विस गुड्स को कैरी किया जा सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा सकता है, बहुत टाइमली पहुंचाया जा सकता है, बहुत फास्ट गति से ले जा सकते हैं। और जैसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो दूर दराज के स्थानों को पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत फास्ट और बहुत कम टाइम में वहां पर वो सर्विस को प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सभी सिस्टम किसके अंतर्गत आते हैं आपको पता है? आपने जब इंडियन इकोनॉमी, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर आपको क्या मालूम है? सर्विस सेक्टर भी उसको बोलते हैं। ओके, तो सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है उसको। तो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही ये तुम्हारे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड और टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म, ये सभी तुम्हारे टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये मोस्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करते, कोई प्राइमरी लेवल की ऑब्जेक्ट को क्रॉप्स के रूप में ग्रो नहीं कराते, बल्कि किसी क्रॉप्स को एक किसान यानी फार्मर के यहाँ से यह जो है मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वह लोकल मार्केट हो या नेशनल टाइप का मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, किसी अदर कंट्रीज का मार्केट हो, उसमें हमको पहुंचाना होता है, पहुंचाने का काम ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके,
तो इसी तरह से हम एक एक रिव्यू लिया हमने इस टॉपिक में कि क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पहले मैंने ले लिया क्या, ट्रांसपोर्ट में ये लैंड ट्रांसपोर्ट में दो चीजें हैं, एक रोड्स और रेलवे। रोड्स के बारे में अगर हम देखने आते हैं, रोड्स को अगर हम देखते हैं तो रोड्स में जानते हैं, रोड्स में सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बॉर्डर रोड्स एंड नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। जैसे आपने देखा ना मैप में मैंने बताया था कि इंडिया मैप में नॉर्थ टू साउथ वाला जो श्रीनगर से चेन्नई कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला जो रोड है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। ओके, इसकी लंबाई आपको पता होना चाहिए। हाँ, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेशनल हाईवे, नाउ दिस इज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मैंने बताया था, गुजरात से अरुणाचल एंड गुवाहाटी तक जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ओके, इस तरह से तुम्हारा आपका सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे आते हैं। नेशनल सुपर हाईवेज और नेशनल हाईवेज, टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज कितने हैं? दिस इज नाउ टॉपिक टू बी नोटेड। हाउ मेनी नेशनल हाईवेज इन इंडिया? NH 90, NH1, NH 20 to NH 50, like this, so national highways. And next is the golden quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल मीन्स आपने देखा ना, क्वाड्रिलेटरल में जैसे 4 साइड होते हैं, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल। तो इंडिया में एक रोड सिस्टम बना है जो भारत के लगभग कई शहरों को जोड़ने वाला एक चौकोर, एक 4 साइड वाला रोड है, जो भारत को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 शहरों को जोड़ने वाला एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब इसमें बहुत से क्वेश्चन राइज होते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनना कब शुरू हुआ? तो इसमें जो है नेशनल गवर्नमेंट ने इसको बनवाना शुरू किया था। उसमें कब? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1999 में। एंड उसके बाद आता है बॉर्डर रोड क्या है? हमारे कुछ पड़ोसी एडजेसेंट कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, और हमारे सीमाओं की सुरक्षा के लिए बॉर्डर रोड बहुत ही जरूरी था। तो बांग्लादेश है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये हमारे जो बॉर्डर है, इसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए बॉर्डर रोड अथॉरिटी का निर्माण किया गया। उन्होंने बॉर्डर रोड बनाना शुरू किया। इससे क्या होता है, हमारे सैनिकों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचना आसान हो जाता है, बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। उनके भारी भरकम वाहन, टैंक, ये सब है, आसानी से बॉर्डर तक पहुंचाए जा सकते हैं, जो कि इनमें आंख उठाकर भी ना देख पाए हमारी तरफ। इस तरह से वो एक सुरक्षा कवच, एक आर्मर देते हैं ना, सेफ्टी आर्मर प्रदान करते हैं कंट्री को। नेक्स्ट है ये नॉर्थ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मैंने बताया था इंडिया के मैप में। नॉर्थ श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाला रोड, फिर उसके बाद गांधीनगर, गुजरात, पोरबंदर और अहमदाबाद से गुवाहाटी तक जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस तरह से था। ओके, तो ये तो तुम्हारा रोड का पूरा कनेक्शन हो गया। इसमें मैंने इसमें और भी बताया था, रोड 2 टाइप्स के हैं ना। कौन कौन रोड्स हैं? मेटल्ड एंड नॉन मेटल्ड रोड। कुछ पक्की सड़कें हैं, आरसीसी, ये सब तरीके से कुछ कच्ची सड़कें हैं, तो मेटल्ड एंड नॉन मेटल्ड रोड है। उसको देखते हैं हमारे गांव, गली, दूर दराज, रिमोट एरियाज में कुछ रोडों की कंडीशन खराब होती है, जो कच्ची रोड होती है, नॉन मेटल्ड होती है वो जो है, और कुछ मेटल्ड होती है। ओके, तो इसको आप एक रिव्यू ले लेंगे पूरे रोड्स पर। रेलवे नेटवर्क को देखते हैं, और रोड्स क्या होता है ना, ये जैसे इसमें फिजियोग्राफी इसको डिफेक्ट नहीं कर पाती। फिजियोग्राफी आप समझते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम रोड का निर्माण कर सकते हैं। यही सबसे आसान तरीका है कि रोड हम हर जगह बना सकते हैं, चाहे वो प्लेट्यू रीजन हो, पहाड़ी रीजन हो, मैदानी भाग हो, कोस्टल एरिया हो। ओके, तो वहां पर रोड बनाया जा सकता है।
रेलवे में यह एक है कि जहाँ पर प्लेन एरिया है मोस्टली वहीं रेलवे बनाए जा सकते हैं। सर ठीक है, रेलवे अभी फिर से बता दीजिए आप, लेकिन बट ये कह रहे हैं ना, जैसे यहाँ आकर देख लीजिएगा ना, हम तो काट के निकाल देंगे जो अभी बात कर रहे हैं। यहाँ आकर देख लीजिएगा, जब 20 मिनट हो रहे, 10 मिनट चल चुका, 20 मिनट हो रहे तो बंद कर दीजिएगा। जैसे मतलब ये पूरा पटवा ऐसा करिए जिससे समाप्त हो जाए। ठीक है, और थोड़ा अगर न अर्जेस्ट हो मिटा कर फिर से लिखिए, नहीं साफ साफ क्लीन आए ना, जैसे आ तो रहा है, लेकिन फिर भी रेलवे फिर से पढ़ा लीजिए, उसके बाद ये पढ़ा लीजिए जल्दी। और कॉमेडी मारना मार दीजिए, इसे जितना मारना उतना अच्छा रहेगा, मार दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो जस्ट ये आपका रोड सिस्टम, रोड नेटवर्क का सिस्टम ये फिनिश होता है। अब हम आते हैं रेलवे पर। रेलवे फिजियोग्राफी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रेलवे को। रेलवे लाइन को लेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है हिली एरिया में, अनइवन लैंड में, ओके, माउंटेनस एरिया में। तो ओनली प्लेन एरिया, रेलवे के लिए प्लेन एरिया चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रेलवे लाइंस कहीं ज़्यादा हाइट और ज़्यादा लो पर इस तरह से लेड नहीं की जा सकती है। इसमें गेजेज आते हैं, इतने इतने गेज की रेलवे लाइन पहले बनती थी, अब तो एक नॉर्मल गेज आ गया है, सब बड़ी लाइन में चेंज हो चुके हैं उसको। ओके, तो रेलवे में देखते हैं बहुत से बड़े बड़े साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन में रेलवे को बांटा गया है, वो सब आप देख लेंगे। रेलवे बहुत हैवी बल्कि सामानों को ट्रांसपोर्ट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, अब इसमें जो है कोयला बहुत बल्कि होता है, कई हजार टन कोयले हम कार्गो ट्रेन यानी गुड्स ट्रेन जो बोलते हैं, मालगाड़ी गुड्स ट्रेन, उससे हम उसकी सप्लाई देते हैं देश के किसी भी हिस्से में पहुंचा देते हैं। कोई प्रोडक्ट है, कोई मैन्युफैक्चर्ड हैवी मेटल्स हैं, वो सभी चीज़ों को इसकी सर्विस दी जा सकती है थ्रू रेलवे। तो रेलवे नेटवर्क आज हमारा पूरा भारत में लगभग रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। ओनली रेंजेज ऑफ हिमालय रेंजेज के जो हमारे कंट्री के पार्ट हैं वहां पर रेलवे लाइन लेड नहीं हो पाई है। ओके, तो जैसे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाता है, उसी तरह हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाता है, उत्तराखंड में बहुत थोड़े हिस्से छूट जाते हैं, बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में आसाम तक रेलवे नेटवर्क है, उसके बाद रेलवे नेटवर्क और कहीं नहीं है। आसाम यानी पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, सेवन सिस्टर स्टेट कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। अरुणाचल है, गुवाहाटी, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, इम्फाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ऐसे 7 सेवन सिस्टर स्टेट हैं। ओके, तो उस पर रेलवे नेटवर्क नहीं हो पाया है, बट रेलवे भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गुड्स को कैरी करने में, गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। ओके, अगला ट्रांसपोर्ट आता है, तो आपका अगला ट्रांसपोर्ट आता है एयर ट्रांसपोर्ट। अगला ट्रांसपोर्ट आता है एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट और कॉस्टलीस्ट मीड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यह क्या है? बहुत ही फास्टेस्ट है, यह फास्टेस्ट है, कॉस्टलीस्ट है और दुर्लभ स्थान जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, वहां हेलीकॉप्टर्स ये सबसे सप्लाई दे सकते हैं। मोस्टली डिजास्टर के समय में एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही काम आता है, जहां पर हमारे सभी लैंड ट्रांसपोर्ट फेल हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे सुनामी हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे कोई हैवी रेन हो, फ्लड हो, स्टॉर्म हो, अर्थक्वेक हो। उसके दौरान जो रेस्क्यू प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, बचाव कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं, उसमें जो है एयर ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके चिल्ड्रेन, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स को पहुंचाए जा सकते हैं। मेनी हिली एरियाज जहां की रोड्स और रेलवे नेटवर्क्स नहीं है, वहां तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए हम कोई फूड सप्लाई और आर्टिलरीज एंड हमारे सोल्जर्स को हर चीजें प्रोवाइड की जा सकती है। और विक्टिम्स जो होते हैं, विक्टिम्स को हर तरह की मेडिसिन, फूड पैकेट्स, ये सब एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इसमें हमारे जो इंटरनेशनल बहुत से एयरपोर्ट हैं, जैसे कोलकाता सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब हमारा जो हमारे पड़ोस में है वाराणसी में LB इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर LBS
LBS लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लगभग ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। उसी तरह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई एयरपोर्ट, ओके, दिल्ली इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट। तो इस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे पास बहुत से हैं। उसके बाद डोमेस्टिक सर्विस प्रदान करने के लिए हमारे पास लोकल और डोमेस्टिक लेवल के एयरपोर्ट भी हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवलर्स यानी पैसेंजर्स ले जा सकते हैं, कम पैसेंजर्स वाले भी हैं, गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं थ्रू एयर, एंड हेलीकॉप्टर्स तो इसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं डिजास्टर के समय में, ओके। वाटरवेज जो है यह चीपेस्ट है, क्या है, यह जो है चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट यह बहुत चीपेस्ट मीन्स है, बहुत ही इसमें हमारा यात्रा का खर्च जो होता है ना, ट्रेवलिंग चार्ज बहुत कम होता है, बहुत सस्ता होता है। केरला में सबसे ज्यादा वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा है, बहुत बड़ा एरिया ज्यादातर वाटर ट्रांसपोर्ट से ही कैरी किया जाता है, यानी कैरी किया जाता है, और गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू द वाटरवेज इन केरला। तो इसमें बहुत से पोर्ट हैं, जैसे मुंबई पोर्ट है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुंबई पोर्ट है, और उसके बाद कोच्चि है, हल्दिया पोर्ट है कोलकाता, एंड तिरुवनंतपुरम है आंध्र प्रदेश, एंड पारादीप पोर्ट है उड़ीसा, एंड चेन्नई जो है आपका है इसमें कहाँ, तमिलनाडु में। इस तरह से ये पोर्ट क्या करते हैं, बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को काफ़ी ग्रोथ कराते हैं, और वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ट्रेड और कॉमर्स हमारा ग्रोथ करता है, ओके। कम्युनिकेशन मैंने लिया था, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी हम अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हम अपने आइडियाज को किस तरह से कैरी कर सकते हैं दूसरे प्लेसेस पर। आज हमारे पास बहुत से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारे संचार की बहुत सी सुविधाएं हैं, इसमें इंटरनेट एंड ईमेल, न्यूज़पेपर्स, ये मैंने बताया बच्चों। फर्स्ट रेलवे ट्रेन स्टार्टेड 1853 इन फर्स्ट रेलवे ट्रेन स्टार्टेड फर्स्ट इन 1853 the first railway train started from Mumbai to Thane, okay। एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन में हम ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल, ये सभी हमारे संचार के साधन हैं। इसमें कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन वाले हैं, कुछ जो है मास कम्युनिकेशन के हैं, पंपलेट, बुक्स एंड मैगजीन्स वगैरह, कुछ प्रिंटिंग पेपर्स पर आधारित है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेल और मोबाइल और टेलीफोन एक्सचेंजेस से रिलेटेड है, ओके। तो ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बहुत बताया था आप लोगों को। अगले टॉपिक पर आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जब हम अपने देश के अंदर ही सेलिंग और परचेजिंग का काम करते हैं अपने ही लोकल मार्केट में, तो एक तरह से एक नेशनल ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट carry on with outside country, आउटसाइड कंट्री। तो जब इंपोर्ट का मतलब होता है किसी देश से सामान खरीदना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे देशों को सामान बेचना। तो इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करती है,
जब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो समझिए कि हमारा देश ज्यादा इकोनॉमिकल ग्रोथ कर रहा है। अगर हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, ज्यादा दूसरे देशों से सामान खरीदेंगे, तो इसका मतलब हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ पुअर जा रहा है। ये सिस्टम है तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड का। दूसरे देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है उसमें एक्सपोर्ट काफी भारी होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट भारी हुआ, तो उस समय हमारा देश बहुत डाउन हो रहा है, यानी इकोनॉमिकल लॉसेस हो रही है उसकी, ये समझना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक को काफी बूस्ट करता है, यह भी एक लाइफ लाइन है। दूसरा है टूरिज्म। आज देख रहे हैं स्पॉट, जो नेचुरल स्पॉट है, स्पॉट का मतलब प्लेस होता है। ये प्लेस अट्रैक्ट करते हैं किसको? फॉरेनर्स को, विदेशी को और अपने देश के लोगों को। इसमें रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है, रिलीजियस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म एंड नेचुरल टूरिज्म, जो नेचुरल ब्यूटी को प्रोवाइड करते हैं, सीनरी प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल प्लेसेस हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और रिलीजियस टाइप के टेम्पल्स हैं। ये सभी चीजों को देखने के लिए बहुत लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो इस तरह से टूरिज्म जो है ना, जो इसको कहते हैं पर्यटन का क्षेत्र, आज हमारे देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इससे फॉरेनर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। जिससे हमारा इकोनॉमिकल, जो हमारी इकोनॉमिक फॉरेन करेंसी है, ये टूरिज्म से ही फॉरेन करेंसी जो है, इससे हमारी फॉरेन करेंसी ग्रोथ, फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रही है, फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगा, यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अगर बढ़ेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हो रही है, काफी मजबूत हो रही है। तो टूरिज्म जो पर्यटन है वो भी आज हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। इसलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म, ये चारों इंक्लूडिंगली कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। ओके चिल्ड्रेन, ओके, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।